तो बच्चों, एक बार फिर से आए हैं आपके लिए पाठ्यक्रम संबंधी वीडियो लेकर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अभी आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम ओवर हुए हैं। तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिए, आपको मार्क्स भी पता चल गए। तो अब आपको इतना पता चल गया होगा कि आपने किस हिसाब से अपनी तैयारी की है। जिन जिन बच्चों ने इस एग्ज़ामिनेशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, उन्हें अब ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़िए, ताकि आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि आपके हाफिज़ली एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। तो बच्चों, मैंने आपको अभी तक जो पिछला वीडियो भेजा था उसमें आपको वर्ण विचार पाठ हिंदी व्याकरण का आधा समझाया था। अब मैं आगे का पाठ समझाने जा रही हूँ। आप ध्यान से समझिए, सुनिए। मेरा प्रयास यह रहेगा इस वीडियो में कि मैं ये पाठ पूरा करवाऊँ, क्योंकि हमें अपना सिलेबस कवर करवाना है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसी के अनुसार अपना गृह कार्य कीजिए। मैं आपको व्याकरण में से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द भी पृष्ठ नंबर से नोट करवा कर दूंगी। उसे भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास 8 अपनी अपनी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पृष्ठ नंबर 16 निकालिए। जैसे कि मैं आपको इसमें इस पुस्तक का पार्ट 2 वर्ण विचार समझा रही थी पिछले वीडियो में। इसमें मैंने आपको वर्ण के बारे में समझाया था, वर्णमाला के बारे में समझाया था और स्वर पर हम आ गए थे, स्वर के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको स्वरों का वर्गीकरण समझाया था कि स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। 2 आधार मैंने आपको समझाए थे। पहला उच्चारण में लगने वाले समय का आधार और दूसरा अनुनासिकता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 2 आधार मैंने आपको समझाए थे। आज हम तीसरे से पढ़ेंगे। तीसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मतलब हम प्रोनाउंसिएशन के आधार पर कैसे हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है, मतलब जब हम किसी वर्ण को उच्चरित करते हैं, उसे बोलते हैं, तो उसके जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित भेद होते हैं। जैसे बताया है कंठय, तालव्य। कंठय मतलब गले से मीन है जिन वर्णों का उच्चारण कंठ द्वारा होता है, मतलब जिनको हम गले द्वारा बोलते हैं उन्हें हम कंठे कहते हैं। आ जो है एक कंठय स्वर है। जब आप इसको बोलेंगे तो गले से एक ध्वनि आएगी। देखो आपको यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है तालव्य। तालव्य तालव्य मतलब तालु। जो जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। ई एक तालव्य स्वर है। तालव्य तालु। तालु जानते हैं ना आप लोग, समझते हैं तालु का मतलब। अब देखिए पृष्ठ नंबर 17 पर। पृष्ठ नंबर 17 निकालिए। 17 में देखिए थर्ड पार्ट है इसका, मूर्धन्य। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। री जो है मूर्धन्य स्वर है। फिर है चौथा ओष्ठ है। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ से होता है उन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। ऊ ओष्ठ्य स्वर है। ओष्ठ्य मतलब होठों के द्वारा। चित्र देखकर आप जल्दी समझेंगे। पांचवा है कंठ तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है उन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। ए ऐ कंठ तालव्य स्वर है। फिर है कंठोष्ठ है। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है उन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। ओ औ कंठोष्ठ स्वर हैं। अब चौथा जो इसका पार्ट है, प्रयत्न के आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, ठीक है। वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो चेष्टा, जो प्रयत्न, जो प्रयास करना पड़ता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। मतलब वर्णों को उच्चरित करने में हमें जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं। घोष स्वर। सभी के स्वरों में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। मतलब जब हम बोलते हैं, उनको उच्चरित करते हैं स्वरों को, तो हमारी जो स्वर तंत्रियाँ अंदर से निकलती हैं उनमें कंपन होता है। उन मतलब जैसे एक नाद, एक घोष टाइप का होता है। नाद मतलब आवाज़, इसलिए सभी भाषाओं के सभी स्वर घोष होते हैं।
फिर है विव्रत, जब उच्चारण में मुंह खुला होता है, जब हम किसी वर्ण को उच्चरित करते हैं, जब उसमें मुंह खुला होता है और संपूर्ण वायु जो है मार्ग एक विवर्त सुरंग के रूप में होता है, जो संपूर्ण जो वायु है वो एक सुरंग के रूप में होती है, तो इस प्रयत्न को विव्रत कहते हैं। सभी स्वर विव्रत होते हैं। अब है अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद दो ध्वनियाँ और भी हैं। एक होती है अंग यानी कि अनुस्वार, अभी मैंने पहले आपको पढ़ाया था इसके बारे में, और आहा यानी विसर्ग। ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, किंतु इनका उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, इसलिए दोनों क्या मानी जाती हैं, अयोगवा कहते हैं इन्हें, अंग और आहा। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार जो बिंदी जो ये देख रहे हैं आप, अनुस्वार को स्वर या व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। इसको हम स्वर और व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। जैसे इसके उदाहरण दिए, जैसे अंक है, इंदु है, चंपा है, संकट है, अंगद आदि। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर रहित पंचमाक्षर के लिए किया जाता है। जैसे ये चित्र दिखाया आपको उदाहरण, गंगा चंचल कैसे लगाई गई है, इसमें बिंदी आपको दिखा रखा है। फिर है इधर कंठ, अंत, कंपन, ये सब उदाहरण है इसके। य, र, ल, व, श, य, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। इनसे पहले क्या होता है? अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किंतु उच्चारण भिन्न हो सकता है। जैसे अंश, कंस, संवाद, संसार, संहार आदि। यदि किसी शब्द में पंचमाक्षर का द्वित्व है तो स्वर सहित पंचमाक्षर के लिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पंचमाक्षर ही लिखा जाता है। जैसे उन्नति, सम्मति, सम्मान आदि। मतलब जैसे हमने ये बिंदी लगाई है, यदि उसमें पंचमाक्षर का द्वित्व है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उन्नति बिंदी न लगाकर हम इसको आधे अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। जब शब्दों में दो भिन्न नासिक के व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है तो स्वर रहित पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे जन्म, वांग्मय, निम्न आदि। विसर्ग आप सबको पता ही है, संस्कृत में आपने विसर्ग पढ़े हैं। विसर्ग का उच्चारण अघोष ह व्यंजन के समान होता है। मतलब विसर्ग को जब हम पढ़ते हैं तो ह व्यंजन के समान उसका उच्चारण, जैसे स्वतः, ये विसर्ग जब लगते हैं तो ह की ध्वनि करते हैं, अतः, प्रातः आदि। अब नीचे देखिए व्यंजन, मेन जो है इसमें व्यंजन। अभी आपने स्वर पढ़ा, अब यह है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब जिन वर्णों को बोलने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और जिनके उच्चारण से जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं उसके समय हवा रुककर या रगड़कर मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण यानी कि व्यंजनों को कैसे बांटा जाता है? व्यंजन वर्णों को सामान्यतः 3 भागों में विभक्त किया जाता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। व्यंजनों को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? क से माँ तक के व्यंजन, सभी व्यंजन क्या है? स्पर्श व्यंजन है। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के कोई 2 अंग अलग अलग स्थानों को स्पर्श करते हैं। मतलब इनको बोल के देखिए आप, मुख के आपके 2 पार्ट, कोई से 2 पार्ट अलग अलग स्थानों को छूकर निकलेंगे, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग हैं, इनके 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले व्यंजन के नाम पर ही रखा गया है। आगे देखिए पेज नंबर 18 पर। पेज नंबर 18 पर देखिए, श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। ये देखिए पेज नंबर 18, पहले यहाँ पर निकालिए पेज नंबर 18। ये जो 5 प्रकार के व्यंजन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है, ये व्यंजन है कौन से? स्पर्श व्यंजन। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करता, मतलब कोई अंग दूसरे अंग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगा। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिति में होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है तीसरा ऊष्म व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में अत्यधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी गर्म हो जाती है। मतलब जब आप इनको बोलेंगे तो ऐसा लगेगा हवा जो है आपके मुंह में अत्यधिक जो बोलने से, रगड़ खाने से थोड़ी गर्म हो गई है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श, स, ह। ये 3 हैं व्यंजनों के प्रकार। एक संयुक्त व्यंजन भी आता है इसमें और एक ग्रहित व्यंजन भी आता है। इनको आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो ये संयुक्त व्यंजनों का लेखन, आगे देखिए इधर पेज नंबर 19 पर। द्वित्व व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब जब एक व्यंजन जो है अपने किसी स्वर रहित व्यंजन के अपने उसी प्रकार के स्वर से
सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन, जैसे कच्चा, इसमें आधा चा और पूरा चा, ये मिल गया ना दोनों व्यंजन, तो ये क्या हो गया, द्वित व्यंजन। ऐसी पक्का, गत्ता, गद्दी, खड्डी, सम्मान आदि। विशेष रूप से व्यंजनों का वर्गीकरण हम दो आधारों पर करते हैं, उच्चारण स्थान का आधार और प्रयत्न का आधार। वैसे ही है बच्चों, जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा था स्वर के बारे में, ऐसी कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ है, नासिक्य, दंतोष्ठ है, ये इनके उदाहरण हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण र श। ऐसी दूसरे पार्ट में क्या है, प्रयत्न के आधारों पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इन्हें हम 3 रूपों में देखते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर व्यंजनों के भेद रखे हैं इसमें। आप इसके ये वाले मुख्य बिंदु पढ़ लेना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्ण वे ध्वनि चिन्ह है जिनके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमिक और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इन सब मुख्य बिंदुओं को आप एक बार रिवाइज कर लेना। पूरे चैप्टर का सार इसी में दिया गया है और इसी के अनुसार आप अपना दिया हुआ गृह कार्य करना। ठीक है बच्चों।